अब हम थ्योरी ऑफ नंबर्स पे आ रहे हैं। हालांकि ये थ्योरी ऑफ नंबर्स हम लोग को 10th तक बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि 10th तक बताया नहीं जाता है ना, लेकिन हो सकता है हम कुछ कैजुअली रीड करके आए हों या कुछ भी नहीं पढ़ के आए हों, या भगवान भरोसे हो गया वो काम। तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि वेदर जीरो इज इवन नंबर और ऑड नंबर। जीरो हमेशा इवन ही होगा। कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें, जैसे 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर दैट इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एग्जैक्टली दो डिवाइजर नहीं है। इस वर्ड का बड़ा महत्व है, एग्जैक्टली। रैशनल नंबर्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे हो सब के सब? हाउ इज एवरीवन के वन? क्या हाल चाल दोस्तों मित्रों? चलिए देखते हैं। बोल रहा है 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग एग्जामिनेशन इज maths, physics and chemistry. Each of the student has passed in at least one of the subjects. 37 passed in mathematics, है ना? तो 37 passed in mathematics मतलब अगर मैं PM लिखूं, है ना, PM लिखूं, राइट? तो मेरे ख्याल से PM कितना आएगा, है ना? PM आएगा आपका 37। तो बोलेगा अरे सर PP लिखो। सॉरी, P क्यों लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी थोड़ी पढ़ रहा हूँ। NM लिखूं तो NM is going to be 37, then is going to be NP is going to be 24, और NC मुझे लगता है मेरे भाई ये आपका आ जाएगा 43। ओ माय गॉड, हाईएस्ट। अच्छा, N M इंटरसेक्शन P एट मोस्ट बोल रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा, मैक्स इज लेस देन इक्वल टू 19, एंड N M इंटरसेक्शन C is less than equal to 29, and N P intersection C is less than equal to 20। तो मेरे ख्याल से अगर हम N निकालते हैं क्या, M यूनियन P यूनियन C, तो मेरे ख्याल से बाई फॉर्मूला क्या होगा, ये NM प्लस NP प्लस NC माइनस NM इंटरसेक्शन P माइनस NP इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन M। ठीक है, और प्लस क्या आएगा बच्चों, NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। इसी की बात करनी है, शायद इसकी वैल्यू 50 है ना, शायद इसकी वैल्यू 50 है। और इन सबको अगर इधर ले आए तो 50 माइनस NM मतलब 37 माइनस 24 और माइनस 43, है ना, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे NM इंटरसेक्शन P और प्लस NP इंटरसेक्शन C और प्लस NC इंटरसेक्शन M। ये जो चीज है बच्चों, ये आपकी आ जाएगी NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। ये चीज आ जाएगी, क्योंकि इसको एक साइड छोड़ दो और बाकियों को इधर ले आओगे तो ये चीज बन जाएगी, है ना। अब इसमें बात कर लेते हैं बच्चों, ये लेस देन इक्वल टू 19 है, ये लेस देन इक्वल टू 20 है, ये लेस देन इक्वल टू 29 है। तो मुझे क्या लगता है कि दिस एंटायर इज नाउ लेस देन इक्वल टू, इनको तो आप जोड़ लो जो भी जोड़ना है आपको, है ना। 37 3 40 40 80 और 80 और 20 104, और प्लस क्या हो जाएगा 19 प्लस 20 और प्लस 29। शायद एक बार देखना बच्चों आप लोग भी। तो मुझे लग रहा है कि ये 54 माइनस है ना, और प्लस ये 29 और 8 58। कुछ तो गड़बड़ा दिया है। एक बार इसको जोड़ लेंगे, 37 50 30 80 20 104 68, ये 68 है, सॉरी 68, दैट इज 68।
तो दैट इज इक्वल टू 14। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी हैज मैक्सिमम वैल्यू 14। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल इज, ठीक है। चलो फिर अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू फाइनाइट सेट्स m and n with have m and n elements, the total number of subsets of first set is 56, more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n are respectively. So what is the number of subsets of this finite set m? This is 2 की बार m. And what is the subset of this n वाला 2 की बार n? तो बोला कि then the first set is 56 more than the total number of subsets of the second, यानी कि 2 की पावर m जो होगा बच्चों, this is 2 की पावर n plus 56। अब कोई बोले सर इसमें कैसे करते होंगे, तो देखो इसमें सिंपल है कि कॉमन सेंस या हमें m और n इंटीजर सोचते हुए अपन को इसमें थोड़ा सा हिडन ट्रायल से ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए, इट विल बी बेटर, क्योंकि ऐसा कोई इक्वेशन तो बन के सॉल्व होगा नहीं। तो जैसे m की वैल्यू 7 रखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 128 है ना, और 6 रखोगे तो 64, तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं बैठेगा ना। लेकिन 5 1 रखोगे तो 2 की पावर 5 इज 32, ये अपने आप ही 56 हो गया, बहुत मुश्किल है। 2 की पावर 6 इज 64 और 2 क्यूब इज 8, तो यानी कि मेरे ख्याल से ये वाला तो बैठ जाएगा ना, यानी कि आंसर इसका क्या आएगा, सी कैलकाटा। ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। In a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% buys buy newspaper B, and 10% families buys newspaper C. 5% families buy A, B, and 3% B and C, and 4% A and C. If 2% families buys all, the number of families which buy newspaper A only. Yes, that's correct, Bhargav. That's correct. क्या सबका यही आया? चलिए देखते हैं। तो 10,000 है, तो NA, तो इसका 40% अगर लिखते हो बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि NA 4,000 हो रहा है क्या? NA ओनली A वो बाद में देख लेंगे ना। NB अगर देखेंगे वो बड़ा वाला सेट B वाला, तो मुझे लगता है इसका 20% मतलब हो गया आपका 2,000। NC इज गोइंग टू बी 1,000, NA इंटरसेक्शन B is 500 I think, NB intersection C 300, NA intersection C is 400, और NA intersection B intersection C is 200। ये सारी वैल्यूज पता है बच्चों। कोई बोला ओनली A है ना, ओनली A, तो अगर हम वेन डायग्राम वाले हिसाब किताब से चले बॉस, तो याद करो ओनली A के लिए कौन सा हिस्सा होता था हमारा। जैसे मान लो ये है A, ये है आपका B, और ऐसे एक और हिस्सा है आपका C, ये चीज है ना। आप देखिए ओनली A वाला पार्ट बच्चों ये वाला होगा है ना, ओनली A वाला पार्ट। इसको कैसे निकाल सकते हैं, NA में से कुछ हटाना पड़ेगा मुझे, है ना। NA में से मुझे कुछ हटाना पड़ेगा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। तो NA है आपका 4,000, माइनस देखना, मैं माइनस पहले ये वाला हिस्सा पूरा कर देता, तो ये वाला हिस्सा पूरा हटाओगे तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A इंटरसेक्शन B वाला हिस्सा हटा दिया आपने 500, बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना। और फिर ये वाला हिस्सा भी हमने हटा दिया, यानी A इंटरसेक्शन C वाला हिस्सा भी हटा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक हिस्सा हमने 2 बार हटा दिया। जैसे आपने जब A इंटरसेक्शन B हटाया तो ये पूरा हटाया, A इंटरसेक्शन C हटाया तो ये पूरा हटाया, तो ये वाला हिस्सा 2 बार हटा दिया ना बच्चों, जबकि हटाना तो एक बार था। यानी प्लस आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना पड़ेगा, यानी 200। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं 5 4 9, तो 31 और 2 3300 हो जाएगा अपने आप ही, 3300 हो जाएगा भाई, है ना। तो ये पहले वाले का आंसर 3300 आएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब बोले नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ A, B एंड C। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि A यूनियन B यूनियन C में कितने लोग हैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों।
तो दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो 4 2 6 1 7 माइनस ये तीनों हटता है, याद करो। तो 5 4 9 3 12 हट गया ना, तो 4 2 6 1 7 में से 1200 हटा दिया, और प्लस बच्चों 200 ऐड होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो 6000 लोग हैं जो ये न्यूज़पेपर खेल रहे हैं ना, जो 6000 लोग हैं ये न्यूज़पेपर खेल रहे हैं, और टोटल लोग हैं 10,000। यानी इस पार्ट का आंसर 10,000 माइनस 6000 मतलब 4000 ऐसे जो सुख शांति का जीवन है ना जी रहे हैं, बिना किसी है ना खतरनाक खबर के। चैन से सोना नहीं, चैन से सोना है तो जाग जाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को आगे चल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बहुत जगह बहुत दिक्कत आती थी, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस अपन थोड़े से तबीयत से कर लें, ताकि आगे चल के अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है तो आपको इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आप कर रहे होगे तो मेरे ख्याल से आगे यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं ना। In a survey of 200 students of a school, it was found that 120 students 120 study mathematics। काफी ज्यादा लोग आ गए, ऐसा क्या हुआ? फिर से, अबे यार प्रोबेबिलिटी। फिजिक्स में 90 हैं। कम है, अच्छा। 70 केमिस्ट्री में है, और फिर से वही है, एन एम इंटरसेक्शन पी है 40, और फिर से एन आपका पी इंटरसेक्शन सी है 30, और एन सी इंटरसेक्शन एम है मुझे लगता है 50, एंड 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो शायद एन नन ऑफ दीज मतलब हो गया एम बार इंटरसेक्शन पी बार इंटरसेक्शन सी बार। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। तो टोटल थे 200, और इसमें 20 हैं जो किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सिंपल हो गया बच्चों कि एन एम यूनियन पी यूनियन सी अकॉर्डिंग टू अस मस्ट बी 200 minus 20, that is 180, और बाय फॉर्मूला दिस इज गोइंग टू बी एन एम प्लस एन पी और प्लस एन सी और माइनस एन एम इंटरसेक्शन, और ये वाला घट जाएगा, और प्लस आपका आ जाएगा एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एंड दैट इज 180। सो एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये 210 और 70 280, और उधर जाओगे तो 180 माइनस 280, और ये प्लस में आ जाएगा 40 से 70 50 120। तो 300 में से 280 गया, आई थिंक दिस इज 20। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं। अच्छा, हम ऐसे अगर सोचें कि ईच XR कंटेन्स 5 एलिमेंट, है ना, मतलब सेट है। तो अगर कोई बोल रहा है कि R इक्वल टू 1 से 20 तक का यूनियन ले रहे हैं, ये इस सिंबल का मतलब समझे क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो अभी मुझे कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन हर एक XR में, जैसे कि कोई बोल रहा है R इक्वल टू 1 पे X1 जो हुआ, X2 जो हुआ, X3 जो हुआ, है ना, ऐसे कर करके X10 तक जो भी हुआ, सॉरी X20 तक जो भी हुआ, सब में 5-5 एलिमेंट है ना। तो मैं सोच रहा था कि अगर टोटल एलिमेंट ऐसे निकालें तो 100 एलिमेंट होंगे, लेकिन कॉमन का नहीं पता मुझे, है ना, हम लोग को कॉमन का नहीं पता, तो टोटल हम लोग बोल रहे हैं 100 आ रहा है हमारे हिसाब से। लेकिन बोल रहा है क्या कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द XR, तो यानी ओवर काउंट तो हुआ होगा, सोचो आप एक बार। आपने क्या किया कि जो बोला X1 प्लस X2 प्लस X3 टिल X20, है ना, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की ना हमने, कहां से कहां तक में, ठीक है, इसको S बोला। तो इसका एक एलिमेंट जो है इसमें कम से कम नहीं, एग्जैक्टली कितना है, 10 सेट में, 10 सेट। तो अगर हमारे पास टोटल 100 हैं, सोचो आप तो इस तरीके से,
तो हमारे पास एक्चुअल नंबर कितना होगा 100/10, क्योंकि इसका हर एक जो होगा वो 10 में होगा, तो यानी वो 10 बार तो रिपीटेड होगा ही ना भाई। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू 10 आ रही हो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, एस की 10 आ रही होगी। एक बार सोच लो आराम से, एस में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो कितने आएंगे, 10। फिर से एक बार करूं, हर एक x1 x2 x3 x4 x20 में 5-5 है, तो ऐसे में टोटल काउंट सिर्फ सोचो ना, तो 5 5 5 5 20 टाइम, तो कितने हो जाएंगे, 100 का काउंट आ गया। लेकिन एस में अगर मैं पूछूं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये तो हो गए, सब एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया, तो बोल रहा है कि एस का कोई एक एलिमेंट, मान लो कि एस में मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स है, मतलब मान लो पी एलिमेंट्स है, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स है, पी एलिमेंट्स। तो आप ऐसे सोचो कि ये एलिमेंट इसमें कितनी बार आया, 10 बार आया कहीं ना कहीं, ये वाला एलिमेंट कितनी बार आया, 10 बार आया, ये वाला एलिमेंट कितनी बार आया, 10 बार आया, तो सब 10-10 बार आए होंगे। सोचो, तो पी एलिमेंट है, तो मुझे लग रहा है 10p हुआ होगा ना, 10p हुआ होगा टोटल, और इधर से वो चीज कितनी आ रही है, 100, तो यानी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो तो 10 ही होंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे मैंने बोला एस में टोटल डिस्टिंक्ट है आपके p, तो हर एक कितना आ रहा है इसमें, एग्जैक्टली 10 में आ रहा है, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि सब में अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 10p आना चाहिए, और दूसरी तरफ से मुझे कितना दिख रहा है, काउंट 100, तो p की वैल्यू यानी कि डिस्टिंक्ट 10 होना चाहिए। ऐसे ही हम दूसरे में सोच रहे हैं कि वाई आर को अगर हम सोच रहे हैं r इक्वल टू 1 से n, और हर एक में 2 है, तो 2n एलिमेंट्स हो गए, ऐसे तो ऐसे 2n हो गए, है ना। और इसमें एक बोल रहा है क्या कि एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाई आर, यानी कि 4 ऑफ द वाई आर, तो यानी कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा इसमें, 4, और s दोनों तरफ से बराबर है 2, तो s 10 ही होगा, यानी n की वैल्यू मुझे लगता है कि इसकी 20 आनी चाहिए, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। देख लो, नहीं समझ में आया लॉजिक तो पूछ सकते हो आप। आ गया होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग थ्योरी ऑफ नंबर्स के, नहीं आया, क्या नहीं आया बताएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखो, अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता हो कि आप दिमाग ही नहीं लगाओगे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जैसे मान लो, अब मैं इसको बता रहा हूँ लेकिन आप शायद पता नहीं सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, या भगवान जाने, कुछ खा पी के बैठे हो तो अलग बात है। एस एक सेट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि x1 से लेकर x20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो एक लेवल से ज्यादा तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए आपको समझने की खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, बट मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर आप फिर से अगर सोच पाओ तो अच्छी बात है। अगर आपको सिंबल्स नहीं समझ में आ रहे तो पहले तो वो बतला दो कि कोई सिंबल नहीं समझ में आया, तो पहले मैं उस सिंबल को समझा दूं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको शायद सिंबल्स आ रहे होंगे, बट फिर भी अगर नहीं आए तो मैंने बहुत सारी चीज बतला दी, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंबल आ गए हैं समझ में तब तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर सिंबल ही नहीं समझ में आया तो मैं कितना भी समझा लूंगा तो मैं कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए आप एक बार देख लो, अगर सिंबल नहीं समझ में आया तो पहले मैं उसका वेट कर लेता हूँ कि भाई अगर कोई सिंबल नहीं समझ में आया तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, सो दैट कि आगे वाली चीजें आपको समझाने में कठिनाई ना हो मुझे। तो पहले एक बार सिंबल्स देख लो कि कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पहले वो बतला दो। तो भाई p इक्वल टू 10 समझ में आ गया, तो p इक्वल टू 10 यही तो किया ना तुमने, टोटल 100 जो आए थे 100 को 10 से भाग दे दिया, तो ऐसे ही यहाँ भी किया। 100 क्या था, जो इसके टोटल हमने 5 5 5 5 20 काउंट किया था, और हर एक 10 में है तो 10 से डिवाइड कर दिया था। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि हर एक 4 में है, और टोटल कितने हैं आपके पास n, तो उधर से 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका सीधा सीधा। चलिए मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है, देख लीजिए एक बार। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है कि जो x1 x2 x3 टिल x10 है, x20 है सॉरी, इन सब में 5-5 एलिमेंट्स हैं। ये 5 डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मान लो हो सकता हो कोई बोले कि इसके 2 एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट सेम है, तो इसके हो सकता हो कि इसके 2 एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट सेम है, इसके 3 एलिमेंट उसके 3 एलिमेंट सेम, मतलब इससे कॉमन भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन सब में 5-5 एलिमेंट है, ठीक है। फिर ऐसे y1 से लेकर yn तक है,
तो इसमें इंटरसेक्शन हो सकते हैं, यानी y1 इंटरसेक्शन y2 और ये सब फाई नहीं है, तो ये है y1 से लेकर yn तक। अब इसमें बोल रहा है दो दो ही एलिमेंट है सब में, इसमें क्या बोल रहा है, सब में दो दो ही एलिमेंट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या इसमें सब में दो दो एलिमेंट है। अब क्या कह रहा है कि जब हम इन सारे सेट का यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में मैंने बतलाया था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं लिखते हैं ना, उस यूनियन को ये S कह रहा है, मतलब जो S का जो आ रहा है सेट इनके यूनियन से और इनके यूनियन से वो सेम दे रहा है, क्योंकि बोला है ना कि r इक्वल टू 1 से 20 xr इज आल्सो s एंड r इक्वल टू 1 से n yr इज आल्सो s, मतलब इनके एलिमेंट्स का यूनियन से जो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ये जो सेट आएगा और इसके एलिमेंट्स के यूनियन से जो सेट आएगा, वो दोनों सेट सेम है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स एक्चुअली x1 x2 x3 टिल x20 में जा रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये एक एलिमेंट इसमें कितने में जा सकता है, एक एलिमेंट इसमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली 10 में गया है, एक एलिमेंट एग्जैक्टली इसमें क्या गया है, 10 में गया है, और इसका एक एलिमेंट एग्जैक्टली इसके 4 में गया है। मतलब हो सकता है इसका मान लो एक एलिमेंट है ये वाला, ये एलिमेंट हो सकता है x2 में गया, x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 सब में ये एलिमेंट गया है। और ऐसे ही जितने एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट है, मैंने मान लिया कि टोटल p एलिमेंट्स है, तो ये p के p एलिमेंट्स ही इसमें एक्चुअली गए हैं, और ऐसे गए हैं कि सब में 5-5 ही एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट इसका 10-10 बार ही गया है। तो अगर इसका हर एक एलिमेंट 10-10 बार गया है तो मुझे लग रहा है कि टोटल 10p हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक तरीके से, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट 10-10 बार गया है। और उधर से जब मैं काउंट करता हूं, क्योंकि सब में 5-5 गया है, तो उधर से मैं काउंट करता हूं तो मुझे 100 दिखा। ऐसे ही जब मैं ये काम इसमें दोहराता हूं कि भाई इसमें p है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें 4-4 बार गया है, तो मुझे इधर से 4n दिखा, या सॉरी 4p दिखा, नहीं 4p क्या दिखेगा, सॉरी हम लोग इसमें हर एक एलिमेंट कितनी बार गया, 4-4 बार गया, नहीं 4-4 सेट में गया, हाँ हर एक एलिमेंट 4-4 बेस सेट में गया, तो मुझे इधर से 4p दिखा, और वैसे देख रहा हूं तो मुझे 2n दिखा, वैसे मुझे देख रहा हूं तो 2n दिखा, है ना। अब मैं सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दिया, 10/4 इज 100/2n, तो दिस इज गॉन, दिस इज 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू 20 आ गई। बस यही सवाल है कुल मिला के। अब हम थ्योरी ऑफ नंबर्स पे आ रहे हैं। हालांकि ये थ्योरी ऑफ नंबर्स हम लोग को 10th तक बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि 10th तक बताया नहीं जाता है ना, लेकिन हो सकता है हम कुछ कैजुअली रीड करके आए हों, या कुछ भी नहीं पढ़ के आए हों, या भगवान भरोसे हो गया वो काम। तो इसलिए मैं एक बार बतला देता हूँ। जो बच्चे ड्रॉप ईयर में भी है वो भी ध्यान से सुन लें, है ना, और जो बच्चे ऑफ कोर्स क्लास 11th में हो तो ध्यान से सुनेंगे सुनेंगे। और हम लोग थ्योरी ऑफ नंबर्स में जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारी धरती है ना, सिविलाइजेशन है, दैट बेसिकली स्टार्टेड विथ नेचुरल नंबर्स। ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन धरती बनी, है ना, अब हुआ हो तो पता नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा प्रूफ के साथ तो नहीं कह सकता, है ना, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि धरती बनी होगी और सब तरफ लोग आ गए होंगे, भगवान डायरेक्टली सबसे मिले होंगे, हे गाइस व्हाट यू ऑल आर डूइंग, और फिर उन्होंने बोला कि चलो ये मैंने कैलकुलस की किताब लिखी है, ये अलजेब्रा की है, और ये वाली किताब है, तुम लोग सब अच्छे से पढ़ लो, नेचुरल नंबर से शुरू करेंगे और ऐसे होल नंबर ऐसे करते हुए आ जाएंगे आगे। तो आई होप ऐसा नहीं हुआ होगा ना, द थिंग्स माइट हैव डेवलप्ड फ्रॉम कहते हैं ना टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार में सब कुछ ऐसा हो गया होगा, धीरे 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 करके चीजें आगे बढ़ी होंगी, सब चीजों का आविष्कार हुआ होगा या इन्वेंट हुई होंगी, जो भी हुआ होगा, है ना। तो जब स्टार्ट हुआ था तो दैट स्टार्टेड विथ ऑल नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद फिर धीरे 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 उस नेचुरल नंबर सिस्टम का भी हम लोग बोल रहे हैं इवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग हुआ है ना। तो कुल मिला के हम लोग थ्योरी ऑफ नंबर्स में इट ऑल स्टार्टेड विथ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते थे, काउंटिंग नंबर्स। तो द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। मतलब होते होंगे चरवाहों ने किया होगा इसका इजाद, है ना, कि भाई 10 भेड़े गई थी और काउंट करके भेजते होंगे कि अच्छा 1 2 3 4 से, मतलब छोड़ो उस डिटेल में नहीं जाते हैं।
बट आप समझ लीजिएगा कि जो 1 2 3 4 यानी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम लोगों ने क्या कहा, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। उसको किस सेट से डिनोट करते हैं दोस्तों, n से। उसे किस सेट से डिनोट करते हैं, n से। इस तरीके से होल नंबर, जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जब मान लो नेचुरल नंबर ही था सिर्फ, है ना, दुनिया में, तो उस समय इस तरह की जब इक्वेशंस आती होंगी तो आई होप देयर वुड हैव नॉट बीन एनी सॉल्यूशन, कि जब इस तरह की इक्वेशन आती होगी कि x + 1 = 1, तो इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर कहानी 1 से चालू हो रही है तो इसकी लोएस्ट वैल्यू ही 2 होगी, तो 1 नहीं हो सकती। तो फिर ये जीरो यानी कि जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल हमारे देश से रिलेट करता है ना, देशी नंबर है, तो मान लें कि जीरो का इजाद हुआ है ना। तो जीरो जैसे ही आया और उसको नेचुरल नंबर के सिस्टम में ऐड किया गया, तो सेट को हमने क्या कहा, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय w और n नॉट। w ही मान के हम चलेंगे ना, n नॉट और n नॉट ज्यादा यूज में नहीं आता। तो W से हम जनरली होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4। फिर इंटीजर्स में क्या हुआ कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी और इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। तो जैसे 1 2 3 4 था, तो -1 -2 -3 -4 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसको या तो I से डिनोट किया गया और Z से डिनोट किया गया, है ना। तो ये जो सेट है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, इस सेट को क्या कहा गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, अच्छा, नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स, समटाइम्स i प्लस और z प्लस, लेकिन हम n से ही डिनोट करेंगे, है ना। होल नंबर्स का तो आपको पता ही है। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर दिस सेट ऑफ, अच्छा, नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बोले, है ना, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना। जैसे अगर कोई बोलता है नॉन नेगेटिव, तो बात आती है कि सर इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव, क्या नॉन नेगेटिव पॉजिटिव से डिफरेंट है? आंसर इज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर? क्योंकि बोलता है कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है दोस्त विच इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। हाँ, जीरो एक ऐसा नंबर है जो जाके जो ना कि जो कि ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। जीरो इज जस्ट अ डिमार्केशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जीरो इज जस्ट अ डिमार्केशन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। जीरो का अपना कोई साइन नहीं, जीरो एक डिमार्केशन है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में। तो अगर कोई बोलता है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो इंक्लूड होगा। इसी तरीके से इसमें नॉन नेगेटिव नहीं लिखा है, हाँ नॉन नेगेटिव लिखा है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3। समझ में आएगा? तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ठीक है ना, नोटेशंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। मेन चीज यहाँ पे फोकस करने के लिए क्या बताया गया कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो ये हो रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो उसमें जीरो इंक्लूड होगा। अगर कोई बोल रहा है नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड होंगे। लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो जीरो इंक्लूड होगा, ठीक है। और बाकी ये सिंबल्स उम्बल्स पे ज्यादा फोकस मत करना आप, है ना, जो नॉर्मली हम जो भी सिंबल्स यूज करते हैं वही यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग बोले जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बट जीरो इज द मेंबर ऑफ द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज द सेट ऑफ नॉन, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन इंटीजर्स। आई होप इट इज वेरी वेल नोन। और 2m फॉर्मेट का होगा जहां m कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इवन इंटीजर जो कि 2 से क्या होता है, डिविजिबल। ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो इंटीजर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ऑड इंटीजर्स लाइक 2m + 1। यहाँ पे एक आपने अच्छी चीज नोटिस की होगी, क्या मैंने एग्जांपल में ही जीरो को इवन डिक्लेयर कर दिया है ना। तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि वेदर जीरो इज इवन नंबर और ऑड नंबर। जीरो हमेशा इवन ही होगा, जीरो हमेशा इवन ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जीरो ना तो इवन है ना तो ऑड है ना, जो कि एक मिथ है। जीरो इज इवन, है ना, जीरो इज इवन। जीरो अगर बोल रहे हो नीदर इवन नॉर ऑड, तो दैट इज फॉल्स। अब बोलोगे सर क्या आर्गुमेंट है आपका जीरो को इवन कहने के लिए? तो जीरो को इवन कहने के लिए मैं सिंपल सा आर्गुमेंट देता हूं कि इट इज डिविजिबल बाय 2। बोले सर इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो, तो मुझे उससे क्या लेना देना यार, मेरे को तो सिर्फ ये डेफिनेशन कहता है कि जो जीरो से डिविजिबल जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड है। तो अगर मैं 2 के रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो क्या जीरो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आंसर इज डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो हम इसको इवन बोल सकते हैं। तो इसलिए वहां देखिएगा बहुत ध्यान से कि जीरो को हमने इवन नंबर में डाल रखा है ऑलरेडी, है ना, जीरो को इवन नंबर में डाल रखा है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल का आंसर कीजिएगा, हाउ मेनी ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 500 से 2020 तक?
तो जो भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे बच्चों वो किस तरह के फॉर्मेट के होंगे, 2n+1 के होल स्क्वायर टाइप के होंगे। क्योंकि ऑड का फॉर्मेट जैसा कि आपने देखा होगा है ना, ऑड का फॉर्मेट हम लोगों ने बोला 2m+1, इवन का 2m है ना, ऑड का 2m-1 भी लिख सकते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोले सर 2m+1 की जगह मैं 2m-1 ले सकता हूँ क्या, आंसर इज हाँ, आप ले सकते हो ना, 2m-1 2m+1 कुछ भी ले सकते हो। तो यानी जो 2n+1 का स्क्वायर है वो 500 से 2020 के बीच में लाई करेगा। यानी जो 2n+1 होगा दोस्त, दैट मस्ट बी लाइंग बिटवीन रूट अंडर 502 रूट अंडर 2020, है ना। 500 का जो स्क्वायर रूट है दोस्त वो कितने के आसपास रहेगा, है ना। मुझे लग रहा है कि ये 22 का शायद 484 होता है ना, 22 का शायद 484 होता है, तो ये 22 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। और ये बच्चों ये वाला किसके आसपास रहेगा, 44 का स्क्वायर देखोगे तो 1600 प्लस 16 320 1936, और 45 का स्क्वायर देखोगे तो 1625 400, ज्यादा बढ़ जाएगा, 2025 हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि 44 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 44 पॉइंट समथिंग होगा ये सुनो। तो जो 2n होगा बच्चों वो कहां से कहां होगा, 43 पॉइंट समथिंग से 21 पॉइंट समथिंग, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 21 पॉइंट समथिंग से, और इधर आ जाएगी आपके पास 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि n की वैल्यू 11 हो सकती है भाई, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, और टिल 21 तक जा सकती है मेरे ख्याल से। सोच लो, सोच लो। तो मेरे ख्याल से 11 से लेकर 21 तक टोटल 11 ही नंबर होते होंगे यार, 11 होते होंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग देख रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका एग्जैक्टली दो डिवाइजर हो, ना, जिसका एग्जैक्टली क्या हो, दो डिवाइजर। तो नेचुरल नंबर्स व्हिच एग्जैक्टली हैज टू पॉजिटिव डिवाइजर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर, है ना। एग्जैक्टली टू डिवाइजर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द लिस्ट ऑफ व्हाट प्राइम नंबर्स, कंपोजिट, जिसका दो से ज्यादा डिवाइजर हो, कंपोजिट। तो लेट ए बी ए नेचुरल नंबर, ए सेड टू बी कंपोजिट इफ इट हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स, या फिर यूं कह लो आपकी दो से ज्यादा होना चाहिए, है ना, दो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें, जैसे 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर दैट इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली दो डिवाइजर नहीं है। इस वर्ड का बड़ा महत्व है, एग्जैक्टली 1 का एक ही डिवाइजर है, 1, है ना। और बोल रहा है क्या कि कंपोजिट में दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। तो 1 के दो से ज्यादा है नहीं, तो 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, और एक ऐसा दुर्भाग्य सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर के साथ है, 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, है ना। सेकंड पॉइंट ये मेरे ख्याल से क्लियर है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, है ना। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, क्योंकि प्राइम के लिए डेफिनेशन होता है एग्जैक्टली टू डिवाइजर वाला। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो 1 एक ऐसा है जो कि अगर कोई बोले कि अरे प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, नन में, वो तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स में इसके अलावा अगर कोई भी नंबर की बात करें 1 के अलावा, तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। सबसे छोटा कंपोजिट क्या होगा, 1 देखो कंपोजिट नहीं है, 2 इज प्राइम, 2 कंपोजिट नहीं है, 3 प्राइम नहीं है ना, 3 प्राइम है तो 3 कंपोजिट नहीं है। तो जो सबसे छोटा प्राइम होगा दैट इज 4, यानी कि 4 इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, थोड़ा सा मुझे लगता है 19-20 हो गया मेरे से। 1 के बारे में बात करें, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 के बारे में बात करें तो प्राइम मतलब कंपोजिट नहीं है। 3 अगेन इज प्राइम, कंपोजिट नहीं है। तो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या है आपका, 4, ठीक है। चलिए, हाँ मेरे ख्याल से डन है, किसी का वेट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर व्हिच आर लेस देन 100? आ जाओ काउंटिंग करने। कोई ऐसा पैटर्न वैटर्न नहीं होता है ना। आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर के डोमेन में बात हो रही है ना, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के साथ आ रही है, कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर के साथ आ रहा है।
हाँ, इवन और ऑड जो है वो आप नेगेटिव में जा सकते हैं ना, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर जाएगा। एक छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स के लिहाज से, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में रखिएगा। और काफी छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबको पता भी हो कि इफ ए नेचुरल नंबर n greater than 1 has no prime divisors less than or equal to root n, then n is prime। जैसे अगर कोई बोलता है, कोई एक नंबर ले लेते हैं ना, कोई एक नंबर ले लेते हैं, शायद उससे थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाए, कि जैसे कोई बोलता है कि 131, तो 131 को अगर हम प्राइम डिसाइड कर रहे हैं ना, 131 को जैसे प्राइम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे अभी 173 में भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार 173 प्राइम कैसे, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे 137, तो इसका रूट अंडर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग। अब 11 से छोटा, 11 या 11 से छोटा अगर कोई भी प्राइम नंबर इसका डिवीजर नहीं है, बोला ना, इफ n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज नो प्राइम डिवाइजर्स लेस देन और इक्वल टू रूट n, देन n इज प्राइम नंबर। तो 11 से छोटा अगर कोई भी तुम प्राइम सोचो, 2 सोच लो, 3 सोच लो, 5 सोच लो, 7 सोच लो, 11 सोच लो, क्या इनमें से कोई 131 को डिवाइड कर रहे हैं? क्या इनमें से कोई 131 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए हम 131 को बेझिझक क्या बोल सकते हैं? एक प्राइम। समझ लो, तो इस तरीके से हम प्राइम की टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब एक टर्म होता है बच्चों को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर। तो अगर को प्राइम नंबर की बात हो रही है तो उसका क्या मतलब होता है? तो ले कि को प्राइम नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि दो या दो से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, पहली चीज। और ऐसा होना चाहिए नंबर कि उनका HCF 1 हो। इसके लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, इसके लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि HCF 1 हो जाए। जैसे अगर कोई बोले कि सर दो प्राइम नंबर है, तो बेटा अगर दो प्राइम नंबर है तो उनका HCF तो 1 होगा ही होगा। मतलब इनको आप को प्राइम तो कह ही सकते हो, इनको आप को प्राइम तो कह ही सकते हो। लेकिन ऐसे भी दो नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो 16 है और 25 है, ये ऐसे दो नंबर है जो प्राइम नहीं है, उसके बावजूद ये इसके बावजूद इसको हम को प्राइम कह सकते हैं। को प्राइम का एक और नाम है रिलेटिवली प्राइम। क्यों भाई? इसका HCF कितने के बराबर आएगा? HCF इज गोइंग टू बी 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग ले को प्राइम नंबर, टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज 1। और इसका एक और नाम क्या है? दीस नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो ये सब क्वेश्चंस में काफी यूज होते हैं, तो बस इसमें यहां दिमाग यही लगाना है कि HCF किसके बराबर होगा? 1। एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हुए, आप चेक कर सकते हैं ना, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर को प्राइम, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट करके छोटी छोटी बातें, है ना, आपको पता भी होंगे। टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, है ना। ये भी बतला रहा था कि अगर कोई दो प्राइम नंबर है तो वो हमेशा को प्राइम तो होगा क्योंकि HCF 1 होगा, लेकिन अगर दो को प्राइम नंबर है तो जरूरी नहीं कि वो दोनों प्राइम होगा, इसलिए बोल रहे हैं कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। तो आप चाहे k प्लस 1 की बात कीजिएगा, हमेशा HCF किसके बराबर होगा? इसका 1। आप सभी जानते भी होंगे बेसिक क्लासेस से। टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, है ना। तो मान लीजिए दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी आपका क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर ही कहलाएगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो रेशनल नंबर्स आपको पता है कि वो सारे नंबर्स, है ना, जो विद टू इंटीजर्स डिफाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? p/q। वो सारे नंबर्स जो दो इंटीजर्स की मदद से डिफाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p और q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर बाय इंटीजर टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो नंबर्स व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। HCF 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लोएस्ट फॉर्म में अगर वो एक्सप्रेस है तो HCF क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो q है, ये सिंबल यूज होता है टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसको लेकर भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, बट फॉर द टाइमिंग आपको यहां तक लिखना है ना। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है को प्राइम होगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी कैसा होगा? आपका को प्राइम। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर विद q इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर 1 होगा, है ना। व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, द रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज फ्रैक्शंस, है ना।
कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। रेशनल नंबर्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके का होता है, कि या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा। और इसके बिहाफ पे हम इरेशनल नंबर डिफाइन करते हैं ना। जैसे अगर हम 5/2 या 5/4 टाइप के नंबर की बात करें तो 1.25 टर्मिनेट करके आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे हमने 5/3 टाइप के नंबर की बात की तो दिस इज 1.666, इस तरीके से चल रहा है, यानी कि ये रिपीट कर रहा है। और ये है क्या आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दो बातें हो सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीटिंग होगा, जैसा कि आपको इन सब एग्जांपल्स में दिख रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आप इरेशनल नंबर के बारे में सोचिएगा तो सेपरेट क्लास ऑफ नंबर होगा जो ना तो टर्मिनेट करता है और ना तो क्या करता है, रिपीट करता है। और कभी कभी हम ऐसे भी कैजुअली बोलते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, इरेशनल नंबर। चलिए इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, एक्सप्रेस द नंबर 2.121 का रिपीटेशन, ये रेकरिंग जो है वो 21 पे है, तो 212121 ऐसे करके चलेगा। उसको p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं जनरली बच्चों को, इसको x मान लेते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिए। और ये 2121 इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग फॉर्मूला बना के भी दे लेते हैं, ठीक है ना, बाकी आपके ऊपर है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो भी अगर 2 डिजिट वाला है तो उसको जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें दो अंक क्या हो जाएंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे दो अंक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये वाली चीज है ना, 12 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि दिस इज 212 और 0.121212 ऐसे करके चलेगा। आप समझ रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल दो अंक आगे खिसक जाएगा ना, डेसिमल दो अंक आगे खिसक जाएगा। और जब इसको घटाइएगा इधर से तो 99x और इधर से 210.000 एंड सो, यानी x की जो वैल्यू आएगी है ना, दिस इज 210/99 which is going to be 70 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 33, है ना, 70 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a and b such that this is 2, such that this is 2, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a and b। हाँ जी देखते हैं, तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a and b व्हेन √3a + 7 इज दिस। तो हम लोग बोले दोनों साइड स्क्वायर कर लो यार, तो स्क्वायर करोगे दिस इज 3 + b², b और a इंटीजर, और प्लस 2b √3 प्लस 2b √3 है ना। अब इन सबको एक साइड ले जाओ, तो जैसे इसको इस साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 + b² -7 और प्लस 2b √3 और माइनस √3a इक्वल टू 0। 2b √3 और माइनस क्या हो जाएगा, √3a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आप देख लो ध्यान से, तो बच्चों यहां से b² -4 आ गया एक तो पार्ट, और दूसरा पार्ट जो इरेशनल वाला है √3 × 2b - a आ रहा है, हाँ या ना। तो अगर बच्चों ये 0 के बराबर है तो ये 0 तभी पॉसिबल है, देखना अगर ये कोई बोले नॉन जीरो है और अगर ये 0 हो जाता है, मान लो ऐसा कॉमन केस नॉर्मल सेंस से सोचते हैं, है ना, कोई बोलता है ये नॉन जीरो है और ये 0 है, तो देखो ये नॉन जीरो इक्वल टू 0 तो हो नहीं पाएगा, है ना। कोई बोले कि सर ये 0 है और ये नॉन जीरो है, तो भी ये पूरी क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, क्योंकि ये आपस में कटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई इरेशनल चीज नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर कभी ऐसा है कि आपके पास कोई दो इंटीजर्स x और y है, x एंड y आर इंटीजर्स, या रैशनल नंबर बोल लो, है ना, इंटीजर्स की जगह हम ज्यादा अच्छा क्या बोल दें, रैशनल नंबर्स बोल दें, है ना। तो अगर कोई बोलता है कि x + y √2, या कोई बोल देता है x + y √3 या √5, ऐसा करके कुछ भी है ना, यहाँ इरेशनल है, बस ध्यान रखिएगा ना, और ये इक्वल टू 0 है, तो ये कब 0 हो सकता है ना, दिस इज इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई पूछे कि ये 0 कब हो सकता है भाई साहब, तो हम ले 0 बस ये एक ही केस में हो सकता है, यहाँ इट कैन बी एनी इरेशनल, √2 √3 √5 √7 √4 मत रख देना, नहीं तो फिर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो कोई बोले ये कब 0 हो सकता है, तो हम लोग बोले कि दिस इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज कि x और y दोनों को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x और y रेशनल के टर्म में आप कुछ भी रखोगे आप, तो ये कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर ही बनेगा, है ना। तो इसको 0 करना है तो इन दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, यानी यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा दोस्त,
कि बी स्क्वायर माइनस 4 हैज टू बी 0, नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप पूछ लीजिएगा। एंड 2b माइनस a मस्ट बी 0, तभी ये 0 हो पाएगा। यानी b की दो वैल्यूज आ रही हैं 2 और -2, तो a की वैल्यू 2 भी है, तो यानी कि b अगर 2 लेते हो आप तो a की वैल्यू आ गई 4, और b अगर -2 लिया तो a की वैल्यू आ गई -2। यानी कि हम लोग बोलते हैं एक तो ये वाला सेट आएगा ए बी का, और एक ये वाला सेट आएगा ए और बी का। क्लियर है क्या बच्चों सबको?